सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके इंग्लिश के 2021 में पूछे गए प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सबको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाऊंगी और सारी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि मास्टर क्लास आप लोग देख लीजिए, जिसमें मैंने पूरा विषय एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। उसके बाद आप पूरी पवन सीरीज, पूरी राजन सीरीज सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लीजिए। आपको 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारी वीडियोस को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए अगर वाकई में आप अच्छे से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं अपने 4th सेमेस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको ये बात पता है कि ये 25 नंबर का पेपर होता है, तो 5 नंबर क्या आते हैं, वो विकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु डेवलप द डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड को डेवलप किसने किया था, इसका विकास किसने किया था, इसको आगे किसने बढ़ाया था? तो मैक्सिमिलियन बर्लिस, सीजे डॉटसन, कृपा के गौतम या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, डायरेक्ट मेथड को डेवलप करने का श्रेय जाता है मैक्सिमिलियन बर्लिस को। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग। आपको पता है सबसे पहले सुबोपली, किसी भी भाषा को हम सीखते हैं सुबोपली के अकॉर्डिंग सबसे पहले सुनना बोलना फिर पढ़ना लिखना हम सीखते हैं। तो आप देखिए, सुनना बोलना तो प्राइमरी हो गए, यानी कि पहले प्राथमिक हो गए सुनना और बोलना, और जो द्वितीयक हो गए वो हो गए पढ़ना लिखना। पहले हम सुनना और बोलना किसी लैंग्वेज को सीखेंगे। सुनना मतलब समझना, समझ करके बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना और लिखना। तो जो पढ़ना और लिखना है ये सेकेंडरी हो जाएंगे। तो रीडिंग एंड राइटिंग, सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो रीडिंग और राइटिंग ये जो है, ये जो लास्ट वाले दोनों है, ये सेकेंडरी स्किल हो जाएंगे। तो सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर रीडिंग एंड राइटिंग। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, सी इज एलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर। यानी कि वह टीचर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर एलिजिबल फॉर लगेगा, एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन? हाउ मेनी सिलेबस आर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 2 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वर अ रिच मैन डैश आई डैश यू। अगर मैं अमीर आदमी होता, यहाँ पर एज्यूम किया जा रहा है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। इफ आई वर अ रिच मैन डैश आई डैश यू, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड हेल्प यू। दोस्तों, यहाँ पर आई वुड हेल्प ही भरा जाएगा, यहाँ पर वुड हैव नहीं भरा जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर ये एज्यूम किया जा रहा है कि अगर मैं अमीर आदमी होता, हुआ तो नहीं है ना वो आदमी अमीर, वो एज्यूम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड हेल्प यू। ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पर आई वुड हेल्प यू यही सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आप लोगों के राजन सीरीज में ये क्वेश्चन गलत है, वहां पर आप लोग सही कर लीजिएगा। वुड, ठीक है, वुड हेल्प होगा, वुड हैव नहीं होगा बल्कि वुड हेल्प होगा, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, यानी कि उसने कड़ी मेहनत नहीं की थी ना, इसीलिए तो फेल हो गया। तो इसीलिए इस तरीके के सेंटेंसेस में हम वुड हैव यूज करते हैं। लेकिन जिसमें हमने कोई चीज एज्यूम की है, इफ आई वर अ रिच मैन, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ इंजीनियर आई वुड हेल्प यू, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सेव यू, इस तरीके से होता है। जहां पर हम एज्यूम करते हैं वहां पर केवल वुड लगता है, वुड के साथ वर्ब लग जाती है बस। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक। तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों यहाँ पर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर देखिए, सब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक, यानी कि
इस बुक के राइटर को मैं जानता हूँ, तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो ये हो जाएगा आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक। मैं जानता हूँ कि इस बुक का राइटर कौन है, तो यहाँ पर हु लगा करके यहाँ पर हमने इसको कॉम्प्लेक्स में बना दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लॉर्ड राम किल्ड रावण। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में, आपको पता जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, और जो वर्ब है वो उसकी थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद तुरंत बाई आता है। तो देखिए रावण was killed by Lord Ram। क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग में यहाँ पर आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट में से हमें चेंज करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो आई ड्रा की जगह पे क्या लगेगा, ड्रू हो जाएगा। आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, बस ड्रा की जगह पर ड्रू हो जाएगा। तो 2021 में का पेपर है, आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, द प्लेयर्स आल्सो डिड सो। यानी कि जो कैप्टन है, मान लीजिए वह टीम हार गई है मैच, तो जो कैप्टन है वह अपना टेम्पर, लॉस्ट हिज टेम्पर यानी कि उन्होंने अपना आपा खो दिया है, वो अपने आपे से बाहर आ चुके हैं। और सेम चीज यही प्लेयर्स भी कर रहे हैं, प्लेयर्स भी अपना आपा खो चुके हैं। तो इसे हमें कंपाउंड में बदलना है, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बोथ हैंड का प्रयोग कर देंगे। बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लॉस्ट देयर टेम्पर, यानी कि कैप्टन और प्लेयर्स दोनों ने अपना आपा खो दिया, तो बोथ द कैप्टन एंड प्लेयर्स लॉस्ट देयर टेम्पर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। According to the Menon and Patel, the structural approach is based on the belief that the learning of a foreign language, mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary। दोस्तों जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसमें मुख्य रूप से भाषा को बोलने पर ही जोर दिया गया है, जो इंग्लिश भाषा है उसको प्रैक्टिस करने पर ही जोर दिया गया है, कि जितना हम उस भाषा के शब्दों का यूज करेंगे, उसके वोकैबुलरी का यूज करेंगे, उसके शब्दों का हर जगह हम यूज करेंगे, तो उस भाषा को हम अच्छे से सीख पाएंगे कम से कम समय में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमें करेक्ट करना है। कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स। दोस्तों अगर हम खाली फ्यू कहीं दिखाते हैं तो फ्यू का मतलब बहुत बहुत कम हो जाएगा, यानी कि एक सेब की बात हम करेंगे तो उसके आगे अगर हम ए का यूज नहीं करेंगे, या फिर 2-3 है तो भी हम ए का यूज करेंगे, लेकिन अगर फ्यू है तो फ्यू का मतलब 1/2 यानी कि आधा सेब भी नहीं, 1/4 सेब भी नहीं, बहुत बहुत कम मात्रा के लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। अगर हम ए फ्यू का प्रयोग करेंगे तभी वहां पर कुछ सेब होंगे। तो यहाँ पर एप्पल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सेब की संख्या क्या है, एक से अधिक, यानी कि 2 है, 3 है। तो इसीलिए यहाँ पर फ्यू के जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, फ्यू के आगे अ फ्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 से। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज। ये सब 2-2 नंबर के हैं, ये सब 2-2 नंबर के हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज, यानी कि प्रोज को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। प्रोज का मतलब होता है जैसे कि आप बच्चों को कहानी पढ़ा रहे हो इंग्लिश में, या कोई नाटक करा रहे हो, वो सब प्रोज कहलाते हैं। और पोएट्री का मतलब है जो कविताएं हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो पोएट्री होती हैं। पहले यहाँ पर हमें पूछा है हमसे कि जो बच्चों को हम कहानियां सुनाते हैं, नाटक सुनाते हैं, तो इनको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज। ऑलरेडी मैंने समझा दिया आप लोगों को। देखिए इसका आंसर दोस्तों देखिए इंट्रोड्यूसिंग द प्रो लेसन, दूसरा है डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स, तीसरा है टीचिंग वोकैबुलरी, चौथा है मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, छठवां है साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, सातवां है टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन,
और 8वां है टेस्टिंग एप्लीकेशन। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिए, इसका सार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया कि टीचर कहानी बताते हैं, नाटक बताते हैं, कोई भी चीज बताते हैं तो उसको पढ़ाने का फायदा क्या होता है। यहाँ पर कविता की बात नहीं की जा रही है, कविता यानी कि पोएट्री की बात नहीं की जा रही है, तो इससे फायदा क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब टीचर पढ़ाते हैं, अगर मैं हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की है, आपको पता है कि टीचर्स पढ़ाते जाते थे इंग्लिश और उसका अर्थ बताते जाते थे, इस तरीके से हमने पढ़ाई की है। तो इस तरीके से पढ़ने से क्या होता था कि वो हर एक वर्ड की मीनिंग बताते थे, और मीनिंग बताने की वजह से क्या होता था, हम लोग उस वर्ड को याद कर लेते थे कि इसकी मीनिंग हिंदी में ये है। तो इस तरीके से हमारी वोकेबुलरी क्या होती थी, मजबूत होती थी, इंग्लिश के वर्ड्स हमको याद होते थे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मॉडल रीडिंग बाय टीचर, टीचर एक बार चैप्टर को पूरा पढ़ा देते थे, उसकी मीनिंग बता देते थे हिंदी में, तो वह टीचर के पढ़ाने को हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं ना, और उसे इंग्लिश में मॉडल रीडिंग कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन जो शिक्षक पढ़ते हैं वह आदर्श वाचन होता है, और जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या, उसको क्या कहते हैं, हम अनुकरण वाचन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि टीचर ने जो पढ़ा वो तो आदर्श वाचन हो गया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं। इसमें साइलेंट रीडिंग भी करते हैं और अनुकरण भी करते हैं उनका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बहुत सारी चीजें दी होती हैं, एक्सरसाइज भी टीचर सॉल्व करवाते हैं, फिर जैसे कि क्वेश्चन आंसर दिया होता है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है, ये सारी चीजें भी टीचर करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन का वो टेस्ट ले लेते हैं, यानी कि कोई पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपसे कहते हैं कि इसको पढ़ करके इसका अर्थ समझकर फिर इस क्वेश्चन के आंसर दो। तो इसको पढ़ाने से बहुत सारा फायदा होता है। इसके बाद देखिए टेस्टिंग एप्लीकेशन, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि फिर टीचर क्या करते हैं, आपका जितनी चीजें वो पढ़ाए रहते हैं फिर क्या करते हैं, इनको किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी बताते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से सारी चीजों को समझना है, और कैसे हम अच्छे से रीडिंग करना सीख सकते हैं इंग्लिश की। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल मिला जुला करके यही बताया गया है कि जो प्रोज है वो बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है। तो अगर बच्चों को कहानी ना पढ़ाई जाए, इसके अलावा नाटक ना पढ़ाया जाए, या ये सब चीजें ना पढ़ाई जाए, तो कितना नीरस हो जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इसीलिए इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे हिंदी में हम गद्य कहते हैं, और पोएट्री को क्या कहते हैं, हम पोएट्री को क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ पोएट्री टीचिंग। पोएट्री टीचिंग के कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं जब उनको कविता पढ़ाते हैं। तो देखिए 8 स्टेप्स ऑफ टीचिंग किड्स पोएट्री, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को कविता पढ़ाने के 8 स्टेप हैं। रीड द पोएम अलाउड, यानी कि पोएम को आपको तेज तेज पढ़ना है, सारे बच्चे उसको सुने और स्वर में। इसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द डिफाइन वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स डू नॉट नो, ऐसे वर्ड्स को जो आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ढूंढना है जिनका अर्थ बच्चे नहीं जानते हैं। फिर रीड द पोएम अलाउड अगेन, यानी कि उस पोएम को फिर आप दोबारा पढ़िए, एक बार क्या करिए पढ़िए, फिर जो आपको लगता है कि जिन वर्ड्स का मीनिंग बच्चे नहीं जानते हैं उन मीनिंग्स को बताइए और फिर उसके बाद पढ़िए। फिर देखिए समराइज द पोएम, फिर जब पोएम को आपने पूरा पढ़ा दिया अब उसकी समरी बताइए। फिर है डिस्कस द पोएम, फिर उसका डिस्कशन करिए बच्चों के साथ। फिर है आस्क स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सपीरियंस, यानी कि आप बच्चों से पूछिए कि उन्होंने पोएम में क्या क्या चीजें सीखी। उसके बाद मेमोराइज द पोएम, फिर बच्चों को क्या करिए, लर्न करवाइए उस पोएम को। इसके बाद रिसाइट द पोएम, इसके बाद आप बच्चों को याद करने को कहेंगे पोएम, और फिर उसके बाद रिसाइट द पोएम, फिर पोएम को सुनाने को कहेंगे उनसे भी। तो ये पूरा एक स्टेप हो गया यहाँ पर, इतना एक पोएम को पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द पीएमटी एग्जामिनेशन, यानी कि आपको अपने दोस्त को बधाई देना है, किस लिए, कि उसने पीएमटी एग्जामिनेशन में सक्सेस हासिल की है। तो पीएमटी एग्जाम में आपका दोस्त सफल हुआ है तो आपको उसे बधाई देना है। बधाई कैसे देना है, एक पत्र के माध्यम से, एक पत्र लिखना है आपको, एक लेटर लिखना है और लेटर लिख करके उसे बधाई देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको टू और अपने फ्रेंड का यहाँ पर पता लिख देना है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसका, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द पीएमटी।
अब यहाँ पर डियर फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड का नाम राहुल, मोहित, जो भी है आपके, और यहाँ पर तो मैंने बता दिया पूरा पता रहेगा, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो तो इस जगह पर आपको पता लिखना रहेगा, ठीक है, टू लिख करके फिर पूरा पता लिखना रहेगा, और यहाँ पर फिर डियर करके फिर उसका नाम, फिर यहाँ से आई होप दिस फाइंड्स यू इन नाइस हेल्थ, हाउ प्लीज्ड आई एम टू हियर द हैप्पी न्यूज ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस इन पीएमटी नीट एग्जामिनेशन विथ वेरी हाई रैंक, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि जो मैं भेज रहा हूँ तुम्हें यहाँ से बधाई, उसको तुम एक्सेप्ट करो। माई पेरेंट्स आर आल्सो प्लीज टू हियर द न्यूज, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए इस न्यूज को सुन करके। प्लीज कन्वे अवर कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स, यानी कि जो कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर जो मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ, अपने अपने पेरेंट्स को भी तुम बताना। योर सक्सेस इज इंडीड वेरी क्रेडिटेबल बट इट इज नॉट अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की थी। यू रेगुलर हार्ड वर्क एंड मेथोडिकल वर्क हैज रिसीव्ड इट्स रिवार्ड एंड यू हैव ब्रॉट क्रेडिट टू योर स्कूल, कोचिंग एंड फैमिली। आई एम श्योर यू विल गेट अ मास्टर डिग्री। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, योर लविंग फ्रेंड पवन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लेटर लिखना है, आपको अपने फ्रेंड को बधाई देनी है। इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से बहुत सारी चीजें आप कट कर भी सकते हो। आप अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, फिर आप बोलो कि मेरे माता पिता भी बहुत खुश हुए इस न्यूज को सुन करके, और हम उम्मीद करते हैं कि तुम आगे भी इसी तरीके से अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करते रहोगे और आगे अपनी मास्टर डिग्री भी कंप्लीट करोगे एमबीबीएस की। तो इस तरीके से आप अपने अनुसार भी इस पत्र को बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो सेम भाषा यहाँ पर लिखी हुई है आप उसी भाषा को एग्जाम में जाकर के लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट अ कंपोजिशन ऑन कोविड-19 इन अबाउट 50 वर्ड्स। 2020 में भी पूछा गया है और 21 का पेपर जो मैं सॉल्व करा रही हूँ उसमें तो पूछा ही है। देखिए कोरोना वायरस के बारे में पूछा है और कोरोना वायरस के बारे में खाली 50 शब्द में लिखना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा शब्द है, आपको इसमें से जो सबसे अच्छी लाइनें लगेंगी उनको आप समझ लीजिएगा और बस उन्हीं को जा करके वहां पे लिख दीजिएगा। देखिए इंट्रोडक्शन, coronavirus, which is commonly called COVID-19, is an infection disease. It causes illness in the respiratory system of human. It is a new virus that is impacting the whole world badly as it is a कम्युनिकेबल डिजीज। आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों की पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई थी कोरोना की वजह से, तो इतनी चीजें हैं इसमें लिखने के लिए कि कुछ भी आपको अलग से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। स्प्रेड ऑफ कोविड-19, तो देखिए कोविड-19 वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। चाइना की वुहान सिटी में यह पहली बार पाया गया था, आप लोगों को ये बात तो पता ही है। इन मार्च 2020 WHO declared the COVID-19 outbreak a pandemic. Now it has spread throughout the world. धीरे धीरे चाइना के वुहान शहर से पूरे वर्ल्ड में फैल गया। The virus spread by the drops generated from the cough or sneeze of an infected person. Unfortunately, second wave of COVID-19 had broken out in India. यानी कि आपको पता है कि अब तक 2 वेव आ चुकी हैं कोविड-19 की और जो दूसरी वेव थी वो और खतरनाक थी पहले से। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? COVID-19 symptoms can be very mild to serve. Some people have no symptoms. They are symptomatic. The most common symptoms are fever, dry cough and breathing problem. ये जो मेन रीजन है, जो मेन सिम्टम है, आप सिर्फ इतना भी दिखा सकते हो कि मरीज को फीवर आता है, ड्राई कफ होता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। Besides these symptoms like fatigue, sore throat, muscle pain and loss of taste or smell can also be seen in the patients of COVID-19. बहुत सारे पेशेंट्स में मसल पेन देखा गया, यानी कि दर्द देखा गया शरीर में। इसके अलावा टेस्ट या स्मेल, यानी कि ना किसी चीज का टेस्ट आता था ना ही स्मेल आता था। ये सारी चीजें भी कोविड-19 के पेशेंट्स में देखी गई। अब कंक्लूजन क्या है? कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सर्व इशू that are being faced by the people around the world. It is necessary that we come out of this situation as soon as possible, but due to appreciable
efforts of our scientists, COVID-19 vaccine is now available so that there is no need to be afraid of the pandemic। तो आपको पता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अब आ चुकी है और बहुत सारे लोगों ने उसके डोजेस भी ले लिए हैं। तो इस तरीके से अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से ये धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि जब तक सभी लोगों को टीका नहीं लग जाएगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। तब तक कहीं ना कहीं ये रहेगा ही। आपको पता ही है, आप लोग देख भी रहे हो अपने आसपास या अपने अगल बगल के जो प्रदेश हैं, जो स्टेट हैं। तो इस तरीके से अभी ये कहीं गया नहीं है। जब तक सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक कोरोना मुक्त नहीं होगा। पूरा अपने देश की बात नहीं, पूरे विश्व की मैं कर रही हूँ। जब तक वैक्सीन नहीं लग जाएगा तब तक कोरोना कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है इसका वैक्सीन के अलावा। तो ये आपने पूरा देख लिया कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक इन्फेक्शन डिजीज है और ये किस तरीके से फैलता है आपको पता ही है, हवा में ही फैलता है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, फीवर आता है, ड्राई कफ आता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में देखा गया कि टेस्ट और स्मेल का लॉस हो जाता है, यानी कि गायब हो जाते हैं टेस्ट और स्मेल। ना तो किसी चीज का टेस्ट आता है ना स्मेल आता है। और इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया कि हमेशा उनको थकावट महसूस होती है। इसके अलावा उनके मसल में पेन होता है। तो ये सारी चीजें भी देखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने देख लिया। कोविड-19 के बारे में आप लोगों ने लिख भी लिया और समझ भी लिया। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शट द डोर। टीचर ने स्टूडेंट से कहा शट द डोर, शट द डोर यानी कि दरवाजा बंद करो। तो वो क्या करेंगे, आदेश ही तो देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू शट द डोर। टू लिख करके बस हम जोड़ देंगे यही पूरा। फिर है, मोहन सेड टू राम वेयर डू यू लिव। मोहन ने राम से पूछा तुम कहाँ रहते हो। तो क्वेश्चन किया ना, तो सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। मोहन आस्क्ड राम वेयर ही लिव्ड, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वेयर ही लिव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो देखिए, ही वॉज असेम्ड डैश हिज डर्टी हैंड्स। वह अपने गंदे हाथों की वजह से शर्मिंदा था। तो ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज डर्टी हैंड्स। तो असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। प्रीपोजिशन टॉपिक मैंने पूरा पढ़ाया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए अपनी बढ़िया से, क्योंकि हर एक टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में पढ़ाया है। फिर है, अ मदर हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश हर चाइल्ड। जो मदर होती है वह अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है और बहुत उसकी सराहना करती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर अफेक्शन के साथ आता है फॉर। तो द मदर हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड। अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड, तो यहाँ पर फॉर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर दो फ्रेज दिए हुए हैं, अ रेड लेटर डे और दूसरा है एट एनी रेट। इसका आपको अपनी भाषा में एक सेंटेंस बनाना है इसका प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वाक्य प्रयोग, यानी कि सेंटेंस में इसका यूज करना है इस फ्रेज का। कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें इस सेंटेंस का यूज हो। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग आप जानोगे तभी तो बना पाओगे। और रेड लेटर डे का मतलब होता है कि बहुत ही सुनहरा दिन, यानी कि आपके लिए बहुत बड़ा दिन, बहुत ही खुशी का दिन। और एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, जैसे कि किसी भी कीमत पर मुझे ये जॉब चाहिए, किसी भी कीमत तुम मेरे घर से बाहर निकलो, किसी भी कीमत पर मुझे आज दिल्ली पहुंचना है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो रेड लेटर डे को हम इस तरीके से बना सकते हैं, द डे ही गॉट हिज जॉब वॉज ए रेड लेटर डे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डे ही गॉट his job was a red letter day, was a red letter day। इसको आप लोग नोट कर लीजिए इस तरीके से। ये पूरा एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है एट एनी रेट। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, एट एनी रेट को यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ इस तरीके से। आप देखिए, इसको मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ इसको। इस तरीके से आप बना सकते हो, वेल आई am not going, I am not going home on foot at any rate। ये पूरा हो गया एक सेंटेंस। तो देखिए, एट यहाँ पर हो जाएगा वेल आई एम नॉट गोइंग होम ऑन फूट एट एनी रेट, यानी कि
वेल, कुछ भी हो जाए मैं पैदल घर तक नहीं जाऊंगा। मैं पैदल घर नहीं जाऊंगा यानी कि मुझे कुछ ना कुछ किसी न किसी साधन से घर जाना है। मैं पैदल घर नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर पैदल घर नहीं जाऊंगा। तो पूरा ये सेंटेंस हो गया। एट एनी रेट वाला आपने देखा और अ रेड लेटर डे भी देख लिया। तो इस तरीके से आपका 2021 का पूरा पेपर यहाँ कंप्लीट सॉल्व हो गया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सोल्यूशन अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमें बता सकते हैं। और 8 के आठों विषयों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में आपको 8 के आठों विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगी, पवन सीरीज की भी पूरी नोट्स मिल जाएंगी, रजन सीरीज की भी पूरी नोट्स मिल जाएंगी। और 8 के आठों विषयों की मास्टर क्लास की भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। 8 के आठों विषयों की मास्टर वीडियो देखिए आप, पवन सीरीज पूरी सॉल्व करिए, राजन सीरीज पूरी सॉल्व करिए। हर एक विषय की हमने सॉल्व करा दी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है और फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आना है तो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।